देखो स्टूडेंट्स, एक बात और हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से कि डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वो हमने पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी थी कि आपका नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, मतलब डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, वो किसके बराबर है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ये हमने पढ़ा। तो ये रिलेशन वैलिड है जब आप वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकाल रहे हो। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स से, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो बच्चों यहाँ पे वो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव होता है, यानी माइनस टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा यू। तो अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है तो वो डेल्टा यू के बराबर ही होता है। यानी कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जबकि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे माइनस था ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते, लेकिन माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और याद रखिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हमेशा माइनस टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमेशा याद रखना, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत क्या होती है कि आपको पूछा जाएगा, पता चला एक्सटर्नल का, आपने रिलेशन लगा दिया वर्क डन माइनस ये, तो आपका साइन का गलती होगा। तो क्वेश्चन में कभी न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड आपका गलत नहीं आएगा इन क्वेश्चंस में, लेकिन आपसे साइन में गलती हो जाएगी। वो गलती इसलिए होती है क्योंकि ये डिफरेंस बच्चा करता नहीं है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, जब आपको एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन लिखना हो तो आप डेल्टा यू लिखोगे, और जब आपको किसके कारण बच्चों लिखना है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, तो आपको इनिशियल माइनस फाइनल करना है। ठीक, तो ये बात बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, है ना। तो और ये रिलेशन भी याद रखिएगा कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इसका यूज करेंगे बार बार। ठीक, तो ये बात अच्छे से क्लियर रखना, ताकि आपको जब न्यूमेरिकल्स आए तो साइन की गलती ना हो। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे फॉर अ पॉइंट चार्ज, जो कि आपके कोर्स में है और यहीं से आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट होती है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है और यही यूज होने वाला है ज्यादातर जगहों पर, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो देखो कैसे हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q1 रखा हुआ है। ठीक, और मान लीजिए कि यहां से आपका बच्चों किसी R2 दूरी पर, यहां पर ये मान लो ये जो डिस्टेंस है ये R2 है, तो इस R2 दूरी पर आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट A मान लो, तो A पॉइंट जो है वो R2 दूरी पर है, तो R2 दूरी पर Q2 चार्ज रखा है। अब आपको पता है इस Q2 पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी R दूरी पे होगा, है ना। और यहां से आप देखो तो यहां से आपको A से B आना है बच्चों, A से B पॉइंट, ये B पॉइंट है ना। तो A से आपको B लाना, मतलब Q2 चार्ज को आपको A से B तक लाना है, और Q1 से जो B पॉइंट की दूरी है, लेट्स सपोज वो दूरी है R1। आई होप क्लियर है। अब आपको A से B लाने में जितना वर्क आप करोगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वर्क इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोर हो जाएगा। और जो स्टोर होगा उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद है तो आप यही काम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी करते थे। अगर आपको याद हो तो आपने पिछले साल वर्क एनर्जी पावर में 11th क्लास में पढ़ा था कि भाई कोई भी ब्लॉक m मास का अगर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर ले जाएं, और ये एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड लगभग किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, mg से थोड़ा सा ज्यादा, ताकि हम इसको ऊपर ले जाएं h हाइट में। तो बच्चों इस ब्लॉक पर एनर्जी आ जाती थी। वो एनर्जी कहां से आती थी, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो उसको ऊपर ले जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स वाले की एनर्जी कम हो रही है, तो वो एनर्जी इस ब्लॉक में स्टोर हो रही है। और पोजीशन चेंज करने की वजह से
जो एनर्जी स्टोर होती है आती है उसी को तो आप पोटेंशियल एनर्जी फिर mgh लिखते थे, mgh, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो फोर्स था कांस्टेंट था, इसलिए आपने mgh इंटू हाइट कर दिया था। तो यही जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहा था तो उसकी एनर्जी कम हो गई थी, और जो एनर्जी उसकी कम हो गई थी वो ब्लॉक में स्टोर हो गई थी, और ब्लॉक में स्टोर हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन चेंज करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, तो वो mgh आ गई थी। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। देखो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको ए से बी लेके आएंगे, तो एक्सटर्नल एजेंट की एनर्जी कम होती जाएगी धीरे 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 धीरे, और वो एनर्जी जो कम होगी एक्सटर्नल एजेंट की वो किस में स्टोर होगी, Q2 चार्ज में। तो जब आप बी तक लेके आओगे तो Q2 चार्ज में आपका स्टोरेज हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, जैसे आपका ग्रेविटेशनल में सरफेस को रेफरेंस मान लेते थे और वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होती थी, इसलिए h हाइट पर mgh हो जाती थी। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट है जिसको हम रेफरेंस मानेंगे और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम Q2 चार्ज को A से B लाना चाहते हैं, मतलब R2 दूरी से, Q1 से R2 दूरी से, Q1 से R1 दूरी तक, है ना। अब इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा, वो हम निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको अगर Q2 चार्ज को इधर लाना है तो एकदम से नहीं लाना है, आपको धीरे 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 विदाउट एक्सेलरेशन लाना है, मतलब बिल्कुल धीरे 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 लाना है, ताकि जो भी एनर्जी इसमें स्टोर हो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ना जाए। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आनी चाहिए, तभी तो हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी आ गई, आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको धीरे धीरे लेके आना, धीरे धीरे, ताकि इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। तो आपको कितना मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा बच्चों, लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो आप धीरे धीरे लेके आ पाओगे, है ना। तो एक्सेलरेशन आपको 0 करना है ताकि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो पाए और आपका पूरा वर्क, एक्सटर्नल फोर्स का पूरा वर्क किसमें स्टोर हो पाए, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल है, तो एक्सटर्नल फोर्स को भी अपना फोर्स वेरी करना पड़ेगा उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर, तभी तो वो धीरे धीरे लेकर आ पाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, वर्क निकालने के लिए आपको पता है वेरिएबल फोर्स का, कि एक्स पे जाकर बच्चों, एक्स पे जाकर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे dx, इस डायरेक्शन। एक्स पे जाकर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे बच्चों dx का, हम ए से बी जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, और इस x पर पीछे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स ए से बी ले जाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स हमें कैसे लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इसका, है ना। x पे जाकर हमने dx का डिस्प्लेसमेंट किया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, और इस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, अगर इसको धीरे धीरे लाना है विदाउट एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी भी x दूरी पे क्या होता है बच्चों, दो चार्जेस के बीच में, k q1 q2 बाई, यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी अभी x है, जब हमने dx का डिस्प्लेसमेंट किया है तो हम x स्क्वायर लिख लेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब देखो बच्चों, फोर्स भी हम पीछे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी पीछे हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चों, 0। इन दोनों के बीच का एंगल जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया। तो अब हम लिखें, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल अमाउंट का वर्क डन है बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना होगा देखें। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, small amount of work done due to external force is equals to external force in है ना, अभी इंटीग्रेशन करेंगे टोटल आएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स डॉट dx, f एक्सटर्नल डॉट dx, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन कैन बी रिटन एज, देखो अब बच्चों इसको डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं f एक्सटर्नल इंटू dx इंटू कॉस। तो f एक्सटर्नल और dx डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल है बच्चों, 0 डिग्री, तो लिख दिया। लेकिन यहाँ पर एक कैच है बच्चों,
यहाँ पे dx के साथ माइनस साइन लगेगा। अब सर आपने ये कैसे कर दिया, माइनस साइन कहां से आया, cos तो 0 है तो cos 0 तो 1 होता है। यहाँ पे मैंने dx को माइनस साइन के साथ लिखा है, कारण क्या है वो आप समझे। देखो dx क्या है, चेंज इन x, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये जो चेंज इन x है ये नेगेटिव है। देखो इनिशियल लेंथ आपका x है और फाइनल आप ऐसे आ रहे हो तो x घट रहा है, x डिक्रीज हो रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से भाई। जब आपने x लिया था और x से dx चले थे तो dx क्या है, चेंज इन x, लेकिन यहाँ पर चेंज इन x का मतलब फाइनल x माइनस इनिशियल x, तो फाइनल x तो बच्चों कम हो गया क्योंकि x तो घट रहा है। हम जैसे जैसे q1 की तरफ जा रहे हैं तो ये x की वैल्यू घटेगी, घटेगी तो फाइनल कम होगा और इनिशियल ज्यादा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल आप करोगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसलिए ये नेगेटिव आया है। और ध्यान रखेंगे अगर ये नेगेटिव नहीं लेंगे अपन तो डेरिवेशन हो नहीं पाएगा, फिर गलत आंसर आ जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो माइनस साइन आया है ये आपको मैं समझा रहा हूं कि ये dx के कम होने की वजह से आया है, क्योंकि फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा आंसर। जबकि आपका डॉट प्रोडक्ट में दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे cos 0 है, तो नेगेटिव साइन आपका इसकी वजह से नहीं आया है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से, ये इस वजह से आया क्योंकि dx आपका क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है ना। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये वाली बात, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन appears in dx because x decreases, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है जब हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जा रहे हैं ना, x डिक्रीजेस, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर रहेगा। और कई बार किताबों में इसका लॉजिक ही अलग दे देते हैं, गड़बड़ दे देते हैं, तो बच्चों को कभी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर, है ना। ये डॉट प्रोडक्ट की वजह से नेगेटिव नहीं है ना, ये किसकी वजह से है, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है इसलिए नेगेटिव साइन अपीयर्स हुआ है, क्योंकि dx इज द चेंज इन x और वो डिक्रीजिंग है, इसलिए नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा। अब देखो अब टोटल एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन तो कर देते हैं। तो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन, टोटल इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाएगा dw एक्सटर्नल का। और यहाँ पे देखो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था आपका, k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस साइन तो बाहर ले लो आप, ये वाला माइनस, और मल्टीप्लाइड बाई dx। और cos 0 की वैल्यू बच्चों आपको पता ही है कि cos 0 कितना होता है 1, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। और आपको कहां से कहां ले जाना है, x की क्या लिमिट होगी, तो R2 से R1 तक आना है, a से b तक आना है ना। तो a पर आपका जो x की वैल्यू है वो R2 है और b पर जो आपकी x की वैल्यू है वो R1 है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R2 to R1। तो आई होप बच्चों आपको यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक। इसके आगे अब सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो यहां से k माइनस k q1 q2 ये तो कॉमन आ जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ R2 to R1 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। और 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना, कई बार आपने सॉल्व किया होगा। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का जो आपका रिलेशन होता है बच्चों वो होता है -1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है, आप करके देख लेना। और R2 to, मैंने यहाँ पे नहीं, ये तो सही है, ये लिखा है ना R1, तो R2 to R1, ठीक बच्चों। तो ये सॉल्व कर लिया। अब लिमिट पुट कर दो, देखो ये माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो k q1 q2 ब्रैकेट में 1 बाई अपर लिमिट R1 -1, ये माइनस मैंने बाहर कर दिया ना, तो यहाँ पे प्लस ही हो गया है, तो अपर लिमिट रखोगे फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाई R2, है ना, ध्यान देना। तो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम A पोजीशन टू B पोजीशन। तो ये आपका वर्क डन आया, लेकिन हमें तो पोटेंशियल एनर्जी से मतलब था ना। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया A से B में, तो A से B की जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है
वो उसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन है, तो एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है बच्चों, देखो यहाँ पर, तो एक्सटर्नल वर्क डन आपने लिखा है कितना, एक्सटर्नल वर्क डन इज डेल्टा यू, है ना, एक्सटर्नल वर्क डन डेल्टा यू होता है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो हम वर्क डन एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, वो रिलेशन हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है तो वो है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है, तो बी पर, तो बी पर आपका जो पोजीशन है वो R1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एट R1, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आप चले कहां से थे, ए से, तो R2 की जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट R2 इज इक्वल्स टू, आपका ये आ रहा है वर्क डन बाई एक्सटर्नल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, के Q1 Q2 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। तो आई होप आपको बच्चों ये क्लियर होगा। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स में ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो ये रिलेशन है, के Q1 Q2 ब्रैकेट में 1/R1 अपॉन 1/R2, या फिर R1 आपका फाइनल पॉइंट है और R2 आपका इनिशियल पॉइंट है, जैसे भी आपको याद रखना है रख सकते हैं। अब लेकिन बच्चों ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, तो डिफरेंस की जगह हम फॉर्मूले को आसान करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ताकि हमें आसानी से सॉल्व करने को हो जाए। तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है, और रेफरेंस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी पड़ती है, जैसे आपने ग्रेविटेशन में सरफेस को मान लिया था। तो यहाँ पर कहाँ माना गया है वो रेफरेंस पॉइंट, तो ये हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, हमने वो रेफरेंस पॉइंट वहां माना जहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो ही ना। अब आप खुद सोचो, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहाँ नहीं होगा, जब इन दोनों को इन्फिनाइट दूरी पे रख दिया जाएगा। यानी कि Q2 चार्ज को आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ और आप इन्फिनिटी पे प्लेस कर दो Q2 चार्ज को, इन्फिनिटी पर। तो जब आप इन्फिनिटी पे प्लेस करोगे तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई इंटरेक्शन एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी को इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हैं, ड्यू टू फोर्स है ना ये एनर्जी। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी आप क्या मान सकते हो बच्चों, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को आसान करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से हमने क्या किया, इन्फिनिटी पर इंटरेक्शन जीरो होता है, कोई फोर्स नहीं लगेगा इन्फिनिटी दूरी पर, तो हमने वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया, जीरो मान लिया, उसको रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, तो इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब सोचो कि आपने यहाँ पे जीरो मान लिया, तो अब R2 आपका इन्फिनिटी हो गया मान लो, तो आपका R2 इन्फिनिटी हो गया। अब इन्फिनिटी से आप चार्ज को लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो 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 और R1 तक ला रहे हो, और R1 को R मान लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले we assume reference level, we assume reference level at infinity, that is रेफरेंस लेवल इंफिनिटी का मानने का मतलब क्या है कि u at infinity is equals to जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी हमने कितना मान लिया है, जीरो। रेफरेंस लेवल मानने का तो यही मतलब है। अब हम चार्ज को, Q2 चार्ज को कहां से कहां ले आएंगे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो हम R1 को R मान लेंगे, हमें R तक लेके आना है, B पॉइंट R दूरी पे मान लो, R1 की वैल्यू R है, एंड R2 मान लीजिए इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से R दूरी तक ला रहे हैं, तो R1 आपका फाइनल पॉइंट R हो गया और इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी से आ रहे हैं, तो R2 आपका क्या हो गया बच्चों, इन्फिनिटी हो गया। अब ये वैल्यूज आप ऊपर पुट करो फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा। तो U एट एनी डिस्टेंस R ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस U R2, तो U एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 1/R1, R1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, R माइनस 1/R2, तो R2 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। तो देखो यहां से क्या आएगा, अब ये U एट इन्फिनिटी तो जीरो है, तो उसको हटा दो,
तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी डिस्टेंस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाई r। 1 बाई इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, तो अपॉन r आएगा। देखो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो कितना आसान हो गया फॉर्मूला। अब ये याद करना कितना आसान है आपके लिए, इसलिए रेफरेंस लेवल मान लेते हैं ताकि फॉर्मूले हमें आसानी से याद हो जाए। फिर तो हम कहीं की भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं ना। लेकिन इस बात का याद रखना आप लोग कि जब आप r दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो तो वो एक्चुअली में डिफरेंस की ही वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की ही वैल्यू है। बस आपने किया क्या है कि वो डिफरेंस आपने रेफरेंस लेवल से लिया है, रेफरेंस लेवल से, और रेफरेंस लेवल पर आपने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है। यानी ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आपने रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी थी और किसी दूसरे पॉइंट पर आप डिफरेंस निकाल रहे हो। तो आपका फॉर्मूला सिंप्लीफाइड हो गया और पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, मतलब यहां से आप किसी भी पॉइंट चार्ज व्यूअर से Q1 से किसी भी r दूरी पर Q2 चार्ज के बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी कितनी होगी बच्चों, दो पॉइंट चार्ज के बीच की r दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन r। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला समझ में आया है और डेरिवेशन क्लियर होगा कि हमने कैसे डेराइव किया है। देखिए बच्चों, अब हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो डेराइव कर चुके हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन अब आप समझ गए हो कि किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में, इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, बी पॉइंट तक जो r दूरी पे था, इंफिनिटी से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट r दूरी पर जब आप चार्ज को लेके आओगे तो जितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स करेगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट हो जाएगी आपकी, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसी को हम डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं भाई। तो देखो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप भी मेरे साथ लिखते जाइए साथ ही साथ, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। देखो it is the amount of work done in bringing a charge against electrostatic force due to another charge, पॉइंट चार्ज भी आप लिख सकते हो, another charge from infinity to a particular point, without accelerating the charge, तो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल फोर्स जो होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमें उसको एक्सेलरेशन नहीं देना है, नेट फोर्स नहीं बनाना है। अगर क्योंकि एक्सेलरेशन दे देंगे तो वो जो हम वर्क डन करेंगे वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं करना है हमें पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। इसलिए बिना एक्सेलरेशन दिए उसको आपको इन्फिनिटी से कहां तक लेके आना चाहिए बच्चों, कहां तक लेके आना चाहिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो जो आपने एक्सटर्नल फोर्स में वर्क डन किया होगा ब्रिंग करते समय, वही चीज स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इन्फिनिटी पे हमने रेफरेंस लेवल माना हुआ है। अच्छा बच्चों, इसको पोटेंशियल एनर्जी को इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हैं, तो याद रखेंगे इस बात को। और इसकी एक और डेफिनेशन है, वो भी आप समझ लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार वो वाली डेफिनेशंस काम आती है जो दूसरी डेफिनेशन है ना। तो और करके मैं एक और डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये आपको डेफिनेशन बुक में नहीं मिलेगी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है,
न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसी को बोला जाता है इंटरेक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी, है ना। तो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए भाई इन चार्ज के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी कितनी है, तो आप समझ जाना कि पोटेंशियल एनर्जी ही निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of a system is the amount of work done, is the amount of work done, is the amount of work done in in arranging in arranging the system, in arranging the system from infinity। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या फिर आपका किसी भी सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी, वो वर्क डन है जब आप सारे सिस्टम को इन्फिनिटी से अरेंज करोगे। तो जितना वर्क डन करोगे वही आपका क्या होगा बच्चों, इंटरेक्शन एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं जो अभी हम पॉइंट चार्ज के थ्रू देखा है। तो आपको अरेंजमेंट पता है Q1 Q2 R दूरी पर है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को इन्फिनिटी पर ले जाओ, इन्फिनिटी पर। आप जब इसको इन्फिनिटी से अरेंज करोगे तो जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा वही आपका क्या होगा बच्चों, वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमें इस वाले सिस्टम को अरेंज करना है। जैसे मान लीजिए आपका ये Q1 है, ये Q2 है, ये सिस्टम बनाना है, इनके बीच की दूरी R है। तो इस सिस्टम को बनाने में जितना भी कार्य किया गया है फ्रॉम इन्फिनिटी, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी कहलाता है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों चार्जेस को आप इन्फिनिटी पे ले जाओ, क्योंकि इन्फिनिटी से लाना है ना। फिर आप क्या करो, पहले इन्फिनिटी से किसको लेके आओ, सिस्टम बनाने के लिए ऐसा सिस्टम बनाना है तो Q1, पहले आप इन्फिनिटी से Q1 को लेके आए। जब आप यहाँ पर Q1 को लेके आए बच्चों इन्फिनिटी से, तो आपने कोई कार्य किया क्या? जब आप Q1 से लेके आए तो आपने कोई कार्य किया W1? नहीं किया, जीरो कार्य किया। क्यों? क्योंकि भाई आप इस पे कार्य तो तब करते ना जब आपको कोई अपोजिंग फोर्स मिलता, कोई आपको, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो उसके अपोज में लेके आते ना, तब आप कार्य करते। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट ही नहीं था क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं था, आप सिर्फ Q1 को लेके आए, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए आपको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपको कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसको रिपल्शन कोई दे ही नहीं रहा था। तो वर्क डन कितना हुआ, सिर्फ जब आप Q1 चार्ज को लेके आए तो वर्क डन 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इसलिए आपको कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जब आप Q2 को लेके आओगे अब इन्फिनिटी से इस सिस्टम को बनाने के लिए, तो आपको Q1 से R दूरी पर आपको Q2 चार्ज लाके रखना है, और इसको भी कहां से लेके आना है बच्चों, इन्फिनिटी से। तो इसको लाने के लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा W2। अब जिसको लिए जो वर्क करना पड़ेगा तो इसके लिए इसकी वैल्यू होगी, अब ये 0 नहीं होगा क्योंकि Q1 प्रेजेंट है पहले से, तो Q1 इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन देगा, तो उसके अगेंस्ट में हमें इसको लेके आना है। तो हम कितना कार्य करेंगे, तो हम कार्य करते हैं K Q1 Q2 बाई R। ये तो अभी निकाला अपन ने कि इन्फिनिटी से Q2 लाने में जो कार्य होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कितनी होती है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, K Q1 Q2 बाई R। तो आपका जो टोटल वर्क डन हुआ जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोल रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इज द टोटल वर्क डन इन अरेंजिंग द सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से अरेंज करने में इस सिस्टम को जितना टोटल कार्य किया है उसी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोल रहे हैं। तो W टोटल क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, बट W1 0 है और W2 की वैल्यू ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हुआ बच्चों, बनाने में कितना खर्च हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी हुई वो हो गई K Q1 Q2 बाई R। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला आ गया। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा सेकंड डेफिनेशन, है ना। तो ये वाला जो सेकंड डेफिनेशन है ये न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आता है। तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर देखेंगे कि ये डेफिनेशन हमारी कैसे हेल्प करती है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ ली है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक चीज और है जो यहाँ पर हमें सीखनी चाहिए और जिसको अब अप्लाई करने वाले हैं हम बहुत सारे क्वेश्चन में, है ना। इट इज एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो आप जानते हो वैसे एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी से। एनर्जी
कंजर्वेशन। अच्छा बच्चों, ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन, जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन है, वो सिर्फ आपके किसके प्रेजेंस में लगता है? वो आपका कौन से फोर्स बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में लगता है। ये बात याद रखना। अभी देखो, हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस को क्या लिखा था? WC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई, या फिर मैं आपको बता चुका हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस है ना तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, लेकिन माइनस साइन है तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो और आपने एक चीज और पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी आपने 11th में पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बच्चों? कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, तो ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितने भी प्रकार के फोर्स लगेंगे किसी पार्टिकल पर, उस पार्टिकल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे उन सारे फोर्सेस का वर्क डन। यानी कि उसमें बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं, प्लस आपका नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, प्लस आपका बच्चों एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है ना। तो जितने भी फोर्सेस हैं, नॉर्मल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, उन सभी फोर्सेस के कारण जो आपका वर्क डन होता है बच्चों, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन अगर आप सोचें कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आपका ये एक्सटर्नल वर्क डन जीरो हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस है प्रेजेंट, है ना, तो WC रहेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो जीरो हो जाएगा, नॉर्मल नहीं है तो जीरो हो जाएगा। सिर्फ आपका कौन बचेगा बच्चों? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, इसको नहीं काटना है ना। तो यहां पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ अप्लाई कर लो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस को डेल्टा के लिख सकते हैं हम। अगर कोई दूसरा फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है बच्चों? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल को, इनिशियल वाले को माइनस लिखना था, सॉरी, तो फाइनल वालों को एक साइड ले लो, इनिशियल वालों को एक साइड ले लो, तो यू फाइनल को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो हेंस एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो अगर सिर्फ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कहीं पर भी किसी भी सिस्टम में अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है, बाकी कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो वहां पर आप आसानी से क्या लगा सकते हो बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ये याद रखिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगाना है जब सिर्फ कौन प्रेजेंट हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बच्चों? आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में भी आप एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये बात मुझे बतानी थी, इसको आप याद रखना। ये जितनी भी चीजें हैं आप रिवाइज कर लो अच्छे से, फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली थी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, है ना, जब Q1 Q2 R दूरी पे होते थे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती थी K Q1 Q2 बाई R। तो ये फॉर्मूला अपने पास है, तो अब उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड A है और तीनों वर्टेक्स पर ट्राइंगल के Q Q Q चार्ज रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, और साइड A है, तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब एक काम कर लेते हैं, इनको थोड़ी सी नंबरिंग कर देते हैं ताकि हम इसको लिख पाए, पोटेंशियल एनर्जी लिख पाए, है ना। तो देखो, पहले इस वाले को हम 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। तो हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो बच्चों, पहले क्या करेंगे हम कि सिर्फ किसको चार्ज करेंगे, किसको लेके आएंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक सेकंड डेफिनेशन बताई थी आपको कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो होती है, वो टोटल वर्क डन होता है जो हम सिस्टम को इन्फिनाइट से बनाने में लेके आते हैं। मतलब ये तीनों चार्जेस को आप इन्फिनाइट पे ले जाओ
और उसके बाद फिर एक एक करके चार्ज लेके आओ। तो एक एक करके चार्ज लेके आने पर जब ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो करने पर आपको क्या मिल जाएगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बच्चों सारे चार्जेस इन्फिनिटी थे, तो सबसे पहला स्टेप मैं किसको लेके आया यहाँ पर, क्यू चार्ज को, सिर्फ क्यू चार्ज को ले आया, ये फर्स्ट पॉइंट वाला। तो यहाँ पर लाने में जो वर्क डन किया होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया होगा, उसको हम U1 बोल देते हैं ना, मतलब ये W1 जो वर्क डन है इसको अपन U1 बोल देते हैं। फर्स्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आप खुद सोचो ये कितना होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्शन नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो उसके अगेंस्ट में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि जब फोर्स ही नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप फोर्स किसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क डन होगा और तभी वो स्टोर होगा। तो अभी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी जब आप फर्स्ट चार्ज लेके आए। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या किया बच्चों, ये फर्स्ट चार्ज तो यहाँ पे प्रेजेंट था ही, आप ए दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों, ए दूरी पर सेकंड चार्ज लेके आए, सेकंड चार्ज क्यू, इसको भी इन्फिनिटी से लेके आए। अब इन्फिनिटी से लाने में क्योंकि यहाँ पे क्यू ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो इस क्यू की वजह से इस दूसरे क्यू पर आपका फोर्स लगेगा, तो मतलब वर्क डन होगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन, है ना बच्चों, वर्क डन ऑन चार्ज, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्क डन, ऐसा लिख लो 1-2, है ना, 1-2 की चार्ज के बीच में कितना वर्क डन है, तो वो स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। 1-2 चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है, तो कितना होगा बच्चों, दो चार्जेस पॉइंट चार्ज के बीच में वर्क डन कितना होता है जब आप उसको इन्फिनिटी से लेके आते हो। तो ये हमने फॉर्मूला निकाला ही हुआ है, के क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए, दोनों के बीच की दूरी ए है। फिर आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे थर्ड स्टेप में ये वाला चार्ज आपका प्रेजेंट है ही, फर्स्ट वाला, आप सेकंड वाला चार्ज भी प्रेजेंट है जो ए दूरी पर था ही, और आप तीसरे चार्ज को लेके आए, अब थर्ड चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी से। लेकिन अब इस थर्ड चार्ज को किससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा बच्चों, अब दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, एक फर्स्ट चार्ज और एक सेकंड चार्ज, उन दोनों की वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, तो इन दोनों के कारण इंटरेक्शन होगा। मतलब आपका जो 3 पे है वो 1-3 भी होगा, 1 और 3 के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, प्लस आपका 1 और 2 के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, 1 और 2 के बीच में भी आपका, सॉरी 3 और 2 के बीच में भी आपका इंटरेक्शन होगा, है ना, 1 और 3 के बीच में भी होगा, 1 और 2 के बीच में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज प्रेजेंट है। तो आपको दो चार्जेस के अगेंस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वर्क डन जो होगा वो दोनों चार्जेस की वजह से आएगा। अब पॉइंट चार्ज के हम वर्क डन जानते हैं क्या होता है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1-3 के जो इंटरेक्शन है वो 1 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी की स्टोर हो जाएगी, और जो वर्क डन आपका 2-3 के बीच में है वो 2-3 में आपका स्टोर हो जाएगा इंटरेक्शन में। तो 1-3 कितना है बच्चों, 1 और 3 के बीच में कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और 2 और 3 के बीच में देखो बच्चों ये भी ए दूरी पर है, ये भी ए दूरी पर है, तो इसके कारण भी जो वर्क डन हुआ है वो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब देखो सारे वर्क डन का समेशन ही तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू W1 प्लस W12 प्लस W23 प्लस W कितना बच्चों 13, W13, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, चाहे U के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, W1 को U1 प्लस U12 प्लस U23 प्लस U13। अब ये सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लो बच्चों, मतलब सम कर लो, तो देखो U1 तो 0 था, प्लस U12 कितना आया था, के क्यू स्क्वायर बाई ए, वैसी प्लस U23 कितना है, U23 प्लस U13, इसकी वैल्यू है देखो बच्चों के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो अब यहाँ पे आप देखो तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा बच्चों, इन तीनों को सम कर दो तो 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो इसका आंसर क्या आ गया, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली।
देखिए बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है और चारों कॉर्नर्स पे क्यू 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 चार्ज हैं। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब देखो, ऐसे फर्स्ट सेकंड आप एक एक चार्ज लिख ले आओगे, फिर एक एक टर्म लिखोगे, ऐसा मत करो। आप तो सारी टर्म्स इकट्ठी लिख लो। इसमें आप देखो जितने भी चार्जेस हैं वो आपस में इंटरेक्शन होगा, मतलब सबका पेयर बना है। आपका 1 2 का पेयर बना है, 2 3 का पेयर बना है, 1 3 का पेयर बना है, तब टोटल एनर्जी आई थी। तो ये हम सब लिखेंगे। और सबसे पहला जो चार्ज अकेले लेके आते हैं W1, वो हमेशा जीरो होगा क्योंकि उस समय कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन हम W1 पहले लिखेंगे और फिर उसको जीरो कर लेंगे जब अकेला चार्ज आया था। एनर्जी तो तभी होगी जब पेयर्स बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो हम वही लिखते हैं, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है बच्चों, वो हम लिख सकते हैं कितना। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो और इसको 4 लिख लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 2 3 4। तो पहले अकेला सिंगल 1 लेके आए थे, तो 1 लेके आए थे तो 1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी U1 थी। लेकिन ये U1 कितनी थी बच्चों, जीरो, क्योंकि कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं था, कोई भी चार्ज पहले से अवेलेबल नहीं था, तो फोर्स अवेलेबल नहीं था, इसलिए कोई वर्क डन होगा ही नहीं। तो U1 तो जीरो होगा, उसको हम जीरो पुट कर देंगे। फिर प्लस, फिर आप जब सेकंड चार्ज लेके आए तो 1 वाला प्रेजेंट था, तो इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन 1 और 2 हुआ। जो वर्क डन हुआ वो इंटरेक्शन एनर्जी 1 2 के बीच में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर आप कौन सा चार्ज लेके आए बच्चों, थर्ड। तो इंटरेक्शन एनर्जी 1 3 के कारण होगा, बीच में स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू 1 3, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन 2 and 3। तो अपन यहाँ पे U23 भी लिख सकते हैं। फिर बच्चों प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पे देखो, अब आप किस चार्ज को लेके आए, अब आप फोर्थ चार्ज को लेके आए, है ना। तो फोर्थ चार्ज को लेके आए तो फोर्थ का जो इंटरेक्शन हुआ वो 1 से भी हुआ, 2 से भी हुआ, 3 से भी हुआ। तो यहाँ पे 3 टर्म और लिखेंगे, U14 के बीच में जब 4 लेके आए, फिर 24 के बीच में, प्लस 34 के बीच में। अब देखो बच्चों, यहाँ पे टोटल 7 टर्म्स है, लेकिन एक टर्म ये U1 वाला ये जीरो होता है, ये हमेशा ही जीरो होगा। तो आप इफेक्टिव बोल सकते हो कि 6 टर्म्स ही आएंगी, है ना। और इसमें भी आप बोल सकते हो इफेक्टिवली कि 3 टर्म्स ही आई, क्योंकि पहला वाला जब चार्ज लेके आते हैं तो वहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, तो वो जीरो ही होता है। तो इफेक्टिवली आप बोल सकते हो कि यहाँ 3 टर्म्स थी, इफेक्टिवली यहाँ पे बोल सकते हो आप कि 6 टर्म्स थी। ये तो जीरो हो गया। और 1 2 के बीच की एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी आप लिख सकते हो, इन दोनों के बीच की दूरी a है। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, KQ² प्लस 1 3 को लिख लो 1 3। तो ये 1 3 का बीच का जो डिस्टेंस है वो डायगोनल है, डेट इज √2a है। तो हम इसको लिख सकते हैं KQ² फिर प्लस 2 3 के बीच की डिस्टेंस भी a है बच्चों। तो ये कितना लिखेंगे हम, KQ², फिर प्लस आपका ये वाला, ये जो है कौन सा वाला बच्चों, हमने कहां तक लिख लिया, 2 3 1 4 के बीच की दूरी भी a है। तो क्या लिखेंगे, KQ² प्लस 2 4। तो 2 4 डायगोनल है, तो 2 4 के बीच की जो दूरी है वो डायगोनल है √2a, और प्लस 3 4 की दूरी फिर से a है। तो हम यहाँ पे KQ² ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो आपका आंसर आ गया। देखो ये वाले टर्म कितने हैं बच्चों, 4। KQ² वाले जो टर्म है वो 4 है, इफेक्टिव टर्म्स 6 हैं, उसमें से 4 टर्म्स आपके KQ² वाले हैं, प्लस 2 टर्म्स आपके KQ² वाले हैं। तो 2 टर्म्स आर KQ² √2 a। तो देखो बच्चों, ये √2 और 2 कैंसिल, तो ये 2 बचेगा √2। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा, KQ²a। ये आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा 4 प्लस √2। तो ये अगर इस तरीके से करोगे तो लेंदी हो जाएगा न्यूमेरिकल, बाकी इस तरीके से आप सोचो, इसलिए मैंने वहां पे बताया था, तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स कितने होते हैं बच्चों, जैसे 3 चार्जेस हैं तो उसमें आपके कितने हो गए बच्चों, इफेक्टिव टर्म्स 3 हो गए। जब आपके 4 चार्जेस थे तो इफेक्टिव टर्म्स कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। वैसे ही अगर मान लो कि n टर्म्स होते तो फिर आपको कैसे पता चलता कि नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स कितने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप बहुत आसानी से बता सकते हो। तो उसको अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते। तो देखिए बच्चों, अब हम लोगों ने क्वेश्चंस किए,
जो अभी आपने क्वेश्चन के इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला और स्क्वायर वाला, उनको वन लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो आप। मैं वो शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे 8 चार्ज दे देंगे आपको, क्यूब दे दिया और हर कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, फिर आपसे बोला गया पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो फिर कैसे निकालोगे? तो ऐसे करने जाओगे तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना, सारे चार्जेस को आइडेंटिफाई करना, मतलब सारे चार्जेस के बीच का पेयर बनाना, है ना। वैसे मैं आपको नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स कैसे कितने होंगे किसी भी सिस्टम में, किसी भी नंबर ऑफ चार्जेस के सिस्टम में, वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उससे देखेंगे हम कि कितनी आसानी से आप वन लाइन में जो हमने अभी सॉल्व किया है वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखें कैसे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो आप, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहली बात तो कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स होंगे वो हम लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स। इफेक्टिव टर्म्स मतलब U1 वाला तो जीरो ही होता है, उसको गिनती नहीं कर रहे हैं, है ना। सिर्फ इफेक्टिव टर्म्स की बात कर रहे हैं जिनकी वैल्यूज आएंगी। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स को आप ऐसे लिख सकते हो, NCR, है ना बच्चों। या फिर इसको डायरेक्ट अपन कर लेंगे कि क्योंकि पेयर बनाते हैं हम हमेशा, तो इसको आप NC2 लिख सकते हो, R की जगह 2 लिख दो। तो बच्चों एक ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का है। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स निकालने का। कितने टर्म्स है ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अगर आपको नहीं पता है, तो ये NCR वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे R की जगह 2 है क्योंकि हमेशा 2 को सिलेक्ट करना है, पेयर बनाना है हमें। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। और आई होप फैक्टोरियल आपको पता है। जैसे मेरे को 5 फैक्टोरियल लिखना है फॉर एग्जांपल, तो मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कोई भी n फैक्टोरियल है तो आप उसको घटते टर्म में एक एक जो उसका नंबर है वो घटाते जाओ और एंड तक पहुंच जाओ। एंड कहां तक पहुंचना है आपको? 1 तक। इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको n फैक्टोरियल मिल जाएगा। 5 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंटीजर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और आपको 1 तक मल्टीप्लाई करना है जो भी n फैक्टोरियल निकालना है ना। तो फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। जिसको नहीं पता था उसको मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स निकालने का, इससे आप तुरंत बता दोगे कि एक्चुअली में इफेक्टिव टर्म्स कितने होते हैं किसी भी सिस्टम में। जैसे अगर हमने जो अभी एग्जांपल लिया ट्राइंगल वाला, ये वाला, इसमें इफेक्टिव टर्म्स आए थे बच्चों 3। तो आप ये चीज को यहां से प्रूफ कर सकते हो, देखो इससे। तो ये जो नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स n जो आपका आएगा, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में n लिख देते हैं। तो यहाँ से n मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन द सिस्टम। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे कितना है? n कितना है बच्चों? तो यहाँ पे 3 है, तो 3C2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। r की जगह 2 है, 2 हमेशा ही होगा r की जगह, तो 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हो। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल। तो देखो बच्चों नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स कितने आ गए? 3। तीन ही तो थे, तीन ही तो नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार्ज था, मतलब इस सिस्टम में जो नंबर ऑफ टोटल चार्जेस हैं n, वो स्मॉल n की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 4 है, 4 चार्जेस हैं। तो आप यहाँ से भी बता सकते हो नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स कितने हैं, कैपिटल N। ये लिखोगे 4C2, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो देखो ये 2 कैंसिल, ये 2, तो 2 3 जा बचा, बाकी जगह 1 बचा है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स आ गए 6। तो देखो उसमें 6 टर्म्स ही आए थे इफेक्टिव, एक तो जीरो हो गया था, बताया था मैंने आपको। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स निकाल सकते हो कितने भी चार्जेस में, है ना। अब मैं आपको ये भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि उनकी एक लाइन में कैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती थी, वो भी आप देखें। तो किसी भी सिस्टम के लिए
पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना है तो उसका शॉर्ट ट्रिक होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू n/2 इंटू potential energy of first charge due to all the charges. Potential energy of first charge due to all the charges, उसको U1 लिख रहे हैं तो फर्स्ट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो ये आपका देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर ये आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक लाइन में आंसर आएगा। देखो मैं इसको करके ही बताता हूँ, मतलब इसमें पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। एन क्या है, एन मैंने अभी आपको बताया स्मॉल एन है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, total number of charges present in the system, present in the system। और आपका U1 जो है, U1 is the potential energy on first charge। आप किसी एक चार्ज को पकड़ लो तो उस चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, चार्ज ड्यू टू all the charges, due to all the charges। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं और आपका आंसर एक लाइन में कैसे आता है वो हम समझते हैं। तो बच्चों ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। अब मैं इसको जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना उसी पे अप्लाई करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था आपने, ये ए साइड, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, तो ये आपने 1 मान लिया था इसको, ये आपका 2 था, ये आपका 3 था। तो आपको करना क्या है कि इसका एक लाइन में पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप लिखेंगे n/2। देखो इसमें कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, टोटल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम 3, तो ये आप 3/2 लिखेंगे। और अंदर U1 का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज, तो हमने एक चार्ज को पकड़ा 1 वाले को, उस पर पोटेंशियल एनर्जी बाकी के चार्जेस के कारण। तो देखो यहाँ पर 1 और कौन प्रेजेंट है, तो 1 और 2 के बीच में इंटरेक्शन है, प्लस फर्स्ट चार्ज है और किसके बीच में इंटरेक्शन है बच्चों, 1 और 3 के बीच में इंटरेक्शन है, तो 1 और 3। तो ये फर्स्ट चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी हुआ बाकी के 2 चार्जेस के कारण, बस इतना लिखना है, दैट्स ऑल। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपको एक लाइन में आंसर मिलेगा। 3/2 पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा kq² बाई कितना बच्चों, a। फिर आपका 1/3 भी क्या होगा, kq² बाई a, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो आंसर आ गया 3kq² बाई a। कितना सिंपल है, तुरंत आप आंसर निकाल सकते हो। वैसे ही इसको अगर मैं सॉल्व करके बताऊं स्क्वायर वाले को, तो ये a साइड है, ये a साइड है, तो यहाँ पर आपके q चार्ज रखें, q, और आपने यहाँ पे बच्चों नंबर एज्यूम करके रखा था, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। देखो इसको 1 लाइन में कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस 4 है, तो n/2 मतलब 4/2, और यहाँ पे पहले चार्ज को पकड़ो और देखो कि कितने चार्जेस के कारण इंटरेक्शन है। तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट चार्ज पे इंटरेक्शन ड्यू टू सेकंड है, प्लस फर्स्ट चार्ज पे इंटरेक्शन ड्यू टू थर्ड है, प्लस फर्स्ट चार्ज पे इंटरेक्शन ड्यू टू आपका कितना है बच्चों, फोर्थ है। 1 से सारे चार्जेस का इंटरेक्शन देखना है, बस आप लिख दो, अब सॉल्व हो गया आपका सवाल। तो ये U12 देखो बच्चों, U12 इनके बीच की दूरी a है और 1-4 के बीच की दूरी भी a है, तो ये kq² बाई a है, तो इसका भी kq² बाई a, इसका भी kq² बाई a, तो ये 2 टाइम्स kq² बाई a हो जाएगा। प्लस अब 1-3 देखो 1 तो डायगोनल है, तो ये डायगोनल की वैल्यू √2 होती है, तो ये हो जाएगा kq² बाई √2a। तो यहाँ सिर्फ 2 और ये 2 कैंसल, 2 बचेगा। अब बच्चों इसको अंदर ले जाओ, तो kq² बाई a, ये तो बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2 को अंदर ले जाओगे तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइड बाई √2, तो कितना बचेगा √2। देखो डायरेक्ट आंसर, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। तो आई थिंक आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा कि ये शॉर्ट ट्रिक वर्क कैसे करती है ना। तो कितने भी चार्जेस हो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इस ट्रिक से करो, इतनी तेजी से वो सवाल सॉल्व होगा। नहीं तो आप ऐसे टर्म्स लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टर्म्स आ जाएंगे, तो वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। तो आई होप शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आया है कि डायरेक्टली 1 लाइन में कैसे आंसर लिखा जाता है पोटेंशियल एनर्जी का।
देखिए बच्चों, अब इस ट्रिक का फायदा कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ, कहाँ आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर तो कंपटीशन में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आपसे बोला जाएगा कि एक क्यूब है, क्यूब इस तरीके से, है ना, इस तरीके से क्यूब है, और इस क्यूब के हर कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, क्यू 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 और क्यू। तो टोटल कितने चार्ज हो गए बच्चों? टोटल 8 चार्ज हैं, 8 चार्ज हैं टोटल। तो अब अगर इसको आप सोचने जाओ ना, 1 2 3 4 5 6 आप ले लो, और फिर इसको आप सॉल्व करते रहो, करते रहो। तो अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो पहले ये देखो कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, वो हम इस ट्रिक से निकाल लेंगे। और इस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो अगर आप नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स निकालें कैपिटल एन, तो वो कितने होंगे आप खुद पहले ये सोचो, क्योंकि ऐसे सोच पाना कि एक एक चार्ज लेके आएंगे तब तो आपको पूरा दिन निकल जाएगा इसको सॉल्व करते करते, है ना। तो पहले तो आप देख लो कि टर्म्स कितने बनने हैं, पहले ये तो देख लें, वो जल्दी से निकाल लें। तो वो उसका फॉर्मूला NC2 है। तो अगर हम यहाँ पे NC, N कितना है बच्चों? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है वो आपके कितने हैं बच्चों? 8, है ना। और आपको क्यूब है, क्यूब है पता है ये, क्यूब। तो क्यूब की साइड आपको ए दी गई है, मतलब सभी साइड बराबर होती है ना क्यूब में, तो वो ए है। अब आप ध्यान से देखो तो n की वैल्यू निकालेंगे तो NC2 है ना, तो n की जगह 8C2, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6। अब 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, ये सब 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। और नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है बच्चों आपको पता है, मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, और ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4। तो 4 इंटू 7, तो ये आया बच्चों 28। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स कितनी है आप सोचो, नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्म्स आपकी बच्चों 28 है, 28। अब ऐसे 28 अगर टर्म्स आप लिखते जाओगे तो हो गया भाई, कब तक आप लिखते रहोगे। फिर ये चीज बड़ा काम की आती है आपकी, ये इसको देखो बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा अगर आप इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो नंबरिंग कर लो आप। यहाँ पे 1 कर लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, इसको 6 मान लिया, इसको 7 मान लिया, और इसको 8th मान लिया, है ना। अब देखो, अब हम लिखना चालू करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डायरेक्टली कैसे सॉल्व किया जाता है, n/2। तो n की वैल्यू बच्चों 8 है तो 8/2 हो गया। फिर 1 पर, अब टोटल 8 चार्ज है तो पहले चार्ज का इंटरेक्शन बाकी के 7 चार्ज से होगा। तो U1 2 के बीच का इंटरेक्शन, फिर U1 3 के बीच का इंटरेक्शन, फिर U1 4 के बीच का इंटरेक्शन, प्लस U1 5 के बीच का इंटरेक्शन, प्लस U1 6 के बीच का इंटरेक्शन, प्लस U1 7 के बीच का इंटरेक्शन, और प्लस U1 8 का, 1 और 8 के बीच का इंटरेक्शन। देखो, एक चार्ज पर फर्स्ट चार्ज को हमने पकड़ा और उसके उस पर बाकी 7 चार्जेस की वजह से इंटरेक्शन है। तो 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के और 8 के। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो बच्चों, इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनकी, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने सारे टर्म्स लिख लिए जो 1 पर इंटरेक्शन कर रहे हैं सारे फोर्सेस, है ना। तो देखो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 7 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इनमें से कुछ टर्म्स की वैल्यू सेम है। जैसे कि आप देखो 1 और 4 के बीच की दूरी a है, a। देखो 1 और 2 के बीच की दूरी भी a है, और 1 और 5 के बीच की भी a है। मतलब 1 और 4 का इंटरेक्शन का एनर्जी, 1 और 2 के इंटरेक्शन का एनर्जी, और 1 और 5 के इंटरेक्शन का एनर्जी, इन तीनों की इंटरेक्शन एनर्जी, क्योंकि चार्जेस भी सेम है, दूरी भी सेम है, तो बराबर है। यानी कि आपका 1 2, आपका 1 4, और आपका बच्चों 1 5, ये कैसे हैं, ये आपके सेम है। तो इन तीनों को आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 ही लिख सकते हो। तो इन तीनों को 3 टाइम्स कर दो, है ना।
क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो देखो 8 और ये 4 से कट जाएगा, 4/8/2 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। 1 2, देखो बच्चों यहाँ डायग्राम में 1 2 1 4 और 1 5, तो 1 2 1 4 और 1 5 हटा दो उसको, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 2, इंटरेक्शन बिटवीन 1 2, ऐसा लिख लें अपन। फिर प्लस, अब वैसे ही देखो आप यहाँ पे तीन जो पोटेंशियल एनर्जीज है वो फिर से सेम है। देखो 1 और 6, 1 और 3, 1 और 3, तो 1 और 3 जो है वो बच्चों फेस डायगोनल है, √2a। देखो ये फेस डायगोनल है उसका, √2a है। वैसे 1 और 6 फेस डायगोनल पर है, और वैसे 1 और 8 फेस डायगोनल पे है। तो 1 3 1 6 और 1 8, 1 3 1 6 और 1 8, ये तीनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1 3, तो आपका 1 3 गया, आपका 1 6 गया, और आपका 1 8 गया। अब बचा क्या, 1 और 7। तो 1 और 7 के बीच में जो इंटरेक्शन है बच्चों वो बॉडी डायगोनल से, बॉडी डायगोनल से। और आपको पता होगा क्यूब का बॉडी डायगोनल जो होता है वो √3a होता है, √3a। तो उसका एक ही इंटरेक्शन है, एक ही है, एक ही चार्ज है 1 से जो बॉडी डायगोनल पे है, दैट इज 7। तो हम यहाँ पे इसको वैसे ही लिख देते हैं, तो U17। अब देखो बच्चों ये 3, ये 3 और ये 1, तो देखो टोटल 7 टर्म्स हो गई जो यहाँ लिखी थी, उनको मैंने और सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या, आप सबका आप लिखना जानते हो एनर्जी, तो ये 4 टाइम्स 3, U12 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में, तो इनकी बीच की दूरी a है, तो इसको हम लिखेंगे KQ²/a। फिर उसके बाद 3 टाइम्स 1 3, 1 3 फेस डायगोनल पे है, तो इसकी बीच की दूरी √2a है, तो ये हम लिखेंगे 3 टाइम्स KQ²/√2a, √2 इंटू a, प्लस 1 7, 1 7 बॉडी डायगोनल्स हैं, तो √3a दूरी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 टाइम, सॉरी 3 टाइम्स नहीं है तो एक ही बार है, तो ये हो जाएगा KQ²/√3a, है ना बच्चों। अब देखो इसमें से आप सब कॉमन निकाल लो, जो चीजें कॉमन आ रही हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा KQ², 4 तो है ही बाहर, तो 4 तो आप बाहर ही रख लो, और यहाँ पे आ जाएगा ये कितना बच्चों, KQ²/a बाहर आ जाएगा सब जगह से। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 3, यहाँ पे बचेगा 3/√2, और यहाँ पे बचेगा प्लस 1/√3, 1/√3। तो देखो दिस इज द आंसर। अब आप सोचो कि आप पहले जो मैंने आपको मेथड बताई है उस मेथड से ऐसे 28 टर्म्स लिखते, फिर उसको सिंप्लीफाई करते, तो उसमें कितना टाइम चला जाता। और पहली बात, आप 28 टर्म्स पता होता कि नहीं, वो लिख भी पाते कि नहीं, वो भी एक सवाल था। और देखो इसमें कितनी आसानी से 4 स्टेप में हमने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे बच्चों सॉल्व किया है ना। तो आपके सामने है, और ये सॉल्यूशन कर लो, और आपको अब समझ में आया होगा कि शॉर्ट ट्रिक कितनी इफेक्टिव होती है कई बार, कई बड़े सवालों के लिए, है ना। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।